26 जनवरी 2021 को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान कई लोग लाल किले पर जमा हो गए। इस दौरान लाल किले पर सिखों का धार्मिक झंडा निशान साहिब भी फहराया गया। देश भर में इसकी काफ़ी आलोचना हुई। लाल किले पर हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और अपना संबोधन देश के नाम करते हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी एक धर्म से जुड़े झंडे को लाल किले पर फहराने को लेकर बहस छिड़ गई है। लोग आलोचना तो कर ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या कभी लाल किले पर भगवा झंडा फहराया गया है? क्या मराठाओं ने लाल किले पर अपना भगवा झंडा फहराया है? वैसे तो लाल किले पर 26 जनवरी को जिस तरह से निशान साहिब का झंडा फहराया गया वो सांकेतिक ही था, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऐसी घटनाओं का ऐतिहासिक संदर्भ भी रहा है। 1783 में दिल्ली में शाह आलम सानी का शासन था। खालसा पंथ ने जस्सा सिंह रामगादिया के नेतृत्व में दिल्ली के तख्त को चुनौती दी। इस लड़ाई में खालसाओं की जीत हुई। इसे तब दिल्ली फतेह कहा गया था। इसके 5 साल बाद 1788 में लाल किले पर मराठाओं ने भगवा झंडा फहरा दिया। हालांकि मराठा महादजी शिंदे दिल्ली के मुगल बादशाह को संरक्षण दिया था। तब उस वक्त में मुगल और मराठा दोनों के झंडे कुछ समय तक लाल किले पर फहराए गए थे। दरअसल संघर्ष के समय में किसी स्थान पर झंडे फहराने का रणनीतिक महत्व होता है। जहां पर जिसका झंडा फहराया जाता है उस जगह पर उन लोगों का कब्जा माना जाता है। लेकिन इतिहासकार इंद्रजीत सावंत के मुताबिक लाल किले पर जब मराठाओं ने भगवा झंडा फहराया तब वो दिल्ली पर कब्जे के लिए नहीं फहराया गया था, बल्कि दोस्ती के लिए फहराया गया था। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 18वीं शताब्दी में मराठा काफी प्रभावशाली थे, तब भी उन्होंने दिल्ली पर अपना दावा क्यों नहीं किया? मुगलों को नाम मात्र का शासक मानने वाले मराठा तब सत्ता में आए थे जब मुगलों का ताकतवर दौर बीत चुका था। औरंगजेब के ज़माने में मुगल सल्तनत उस शिखर पर था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत बिखरने लगा और बाद में ये केवल दिल्ली और आसपास के इलाकों तक सिमट कर रह गया था। ये वो दौर था जब जाट, राजपूत, सिख और मराठा सब के सब काफ़ी प्रभावशाली हो गए थे। औरंगजेब के बाद उनके 65 साल के बेटे बहादुर शाह प्रथम दिल्ली की सत्ता पर बैठे। उन्होंने न तो शाहू महाराज और ना ही ताराबाई के शासन को स्वीकार किया। बालाजी विश्वनाथ शाहू महाराज के पेशवा बने तो 1711 में उन्होंने चौथाई और सरदेश इलाके को मुगलों से छीन लिया। बहादुर शाह प्रथम ने इस तरह से शाहू महाराज के साथ उदारता दिखाई। इसके बदले में शाहू महाराज अपनी सेना के जरिए दिल्ली की सुरक्षा के लिए तैयार हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के 39 साल बाद मुगलों और मराठाओं का संघर्ष थम गया था। बहादुर शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह बैठे। वे कई सालों तक दिल्ली के सुल्तान रहे, लेकिन ईरान से आए नादिर शाह ने उन्हें चुनौती दी। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। करनाल में नादिर शाह और मोहम्मद शाह की सेना की भिड़ंत हुई। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली में लूटपाट मचाई। उस दौर में करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति नादिर शाह लूट कर अपने साथ ईरान ले गया। वो अपने साथ कोहिनूर हीरा भी ले गया। हालांकि उसने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी की सीमा तक राज करने के लिए छोड़ दिया था। इस घटना के बाद ही मराठा सरदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि दिल्ली की सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। मोहम्मद शाह की मौत 1748 में हुई। मुगल साम्राज्य में इसके बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया। इससे भी विपक्षियों को फायदा पहुंचा। इसके बाद नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली की सल्तनत को कई बार लूटा। पानीपत की लड़ाई को लेकर एक दिलचस्प बात कही जाती है कि ये लड़ाई इस बात के लिए नहीं थी कि भारत पर किसका शासन होगा, बल्कि इस बात के लिए थी कि कौन शासन नहीं करेगा, क्योंकि इस युद्ध में लड़ने वाले दोनों तरफ की सेनाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा दिल्ली पर शासन नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों सेनाओं को इस युद्ध से नुकसान हुआ और दोनों की सीमाएं कम हो गई थीं। यही वजह है कि दोनों फिर युद्ध की तैयारी में जुट गए थे। 1761 में माधवराव पेशवा बने। 11 साल के अपने पेशवाई में उन्होंने मराठा ताकत के अच्छे दौर को फिर से हासिल करने की कोशिश की।
माधवराव ने निज़ाम को हराया, मैसूर में टीपू सुल्तान को फिरौती देने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा जाट और राजपूत शासकों से अपने संबंधों को बेहतर किया और उत्तर भारत में अपने दबदबे को बढ़ाया। माधवराव के शासनकाल में केवल शाह आलम सानी को पेशवा पेंशन देते थे। इसके बदले में मराठा शासकों का 1/4 उत्तर भारत पर शासन था। एक दौर ऐसा भी था जब मराठा अपने राज्य की 1/4 हिस्से पर काबिज नहीं थे, लेकिन वो दौर भी उन्होंने देखा जब उत्तर भारत के 1/4 हिस्से पर उनका शासन था।